दोस्तों अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी को 99% के करीब कवर कर लिया है। उसमें सिर्फ एक वीडियो बची है और उस एक वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लस उसके प्रीवियस ईयर के पेपर। तो उनको डिस्कस करने से पहले हम आगे वाले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर में हमारा 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईटी स्पेशली इसके अंदर में काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट हुई हैं, जिनके अंदर में वेरियस काइंड की हमारे कंप्यूटर देखने को मिले और 5G का इशू चल रहा है। तो उसमें काफ़ी सारे इशूज़ हैं, उन सबको कवर करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्रीलिम के अंदर में भी, मेंस के अंदर में भी इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टेलीकॉम से। तो टेलीकॉम के अंदर में हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आता है उसमें 5G, फिर आता है टेलीकॉम सेक्टर में क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसके अंदर में हमारा AGR का इशू रिसेंट में, उसके अलावा फ्री स्पेस कम्युनिकेशन क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, RFID टेक्नोलॉजी, फास्टैग क्या होता है, डाटा लोकलाइजेशन, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई 6 एंड डार्क फाइबर भारत नेट। तो ये है टेलीकॉम से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर देखेंगे। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो रहेगा 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए प्लस उससे भी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम मान सकते हैं ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 5G वाला टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है। क्योंकि अभी रोल आउट नहीं हो रहा है, काफ़ी सारा टाइम लगेगा इसको आने के लिए। तो जितना इसको टाइम लगेगा उतने टाइम के अंदर UPSC एक आधा क्वेश्चन पूछेगी। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इससे और छोटा भी आ सकता है। बड़ा छोटा इन द सेंस कि एक छोटा भी आ सकता है, वन लाइनर की ये वाली टर्म हमने देखी हुई है। तो इस टर्म को ये किस कंटेक्स्ट में देखी गई है, तो वो भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रीलिम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे और बेसिक भी आपको समझ आ जाएगा क्यों इतनी सारी माथापच्ची हो रही है हमारी 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 5G, 5th जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी। तो एक तो 5th जनरेशन, जब भी जनरेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है तो ये 1980s 90s के अंदर में वर्ड बनाए जाते हैं जनरेशन वगैरह। मीन्स कि थोड़ी जब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी प्रीवियस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, प्रीवियस फाइटर जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट थोड़ा लेस एडवांस होगा, तो जनरेशन हम लगाते जाते हैं। हर चीज़ के अंदर में जनरेशन लगा रहे हैं, वाईफाई के अंदर, चार्जर के अंदर में, इस टाइप की मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा एडवांसमेंट हो रही है। और सेलुलर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम देखेंगे। हमें थोड़े बेसिक देखने पड़ेंगे एक्चुअल में क्या किस बारे में बात कर रहे हैं और उसमें एक्चुअल में क्या अचीव करेंगे। 5G ले लिया तो क्या, आम आदमी के लिए तो नॉर्मल है, हाँ स्पीड बढ़ गई, लेकिन हम कैसे उसको समझेंगे कि हमारे लिए क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। अगर बात करते हैं 5G या 5th जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपको हाई स्पीड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड मिलेगी, काफ़ी स्पीड मिलेगी। और ये है क्या, 5G इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग रेडियो वेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी टू ट्रांसमिट एंड रिसीविंग डाटा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हम समझेंगे। पहली बात क्या, यह है वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा। तो मीन्स सारा खेल जो है वो डाटा का है। अब यहाँ पे देखो, जानवरों की अगर बात करते हैं, जानवरों की हम बात करेंगे तो जानवरों के अंदर में कम्युनिकेशन नाम की चीज़ नहीं होती। मीन्स कुछ हद तक होती है, जैसे आपने कोई इशारे वगैरह करने हैं, छोटी मोटी चीज़ें साथ चलने के लिए बोलनी है, लेकिन जो हमारे पास में है लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर में हम दूसरों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज जानवरों के पास नहीं होती। तो जब ह्यूमन की एडवांसमेंट होने लगी तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, और ह्यूमन बीइंग अब लैंग्वेज का यूज़ कर सकते थे क्योंकि वो बता सकते थे, वो बोल सकते थे कि चलो सब लोग चलेंगे, अब हम हंटिंग करेंगे, सब लोग इकट्ठे होके वो स्ट्रैटेजी बना सकते थे। बोलेंगे आप यहाँ पे चुप जाओ, फिर हम इसको मारेंगे, बड़े वाले ऑर्गेनिज्म को मारेंगे। तो लैंग्वेज का एक काफ़ी बड़ा रोल था। और उसी के साथ में हमारा लैंग्वेज का कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए, उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल था। तो पहले तो आया वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें हमने बात की एक दूसरे से, सामने खड़े हों तो बात कर लेंगे, दूर होंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हमने राइटिंग डेवलप कर ली, क्योंकि अब हमें लगा कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अगर मैंने पता किया कि हमें एलिफेंट को मारना है तो उसके लिए 5 लोग चाहिए और ये स्ट्रैटेजी काम आती है, तो मैं उसको लिख के चला जाऊँगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मैंने लिख दी और इस स्ट्रैटेजी से एलिफेंट को मारा जाता है। तो अब वो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको पढ़ सकती है। या मैंने अगर इन्फॉर्मेशन को भेजना है एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन को, और उस इन्फॉर्मेशन को मैं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, मैं जैसे इंडिया से चाइना भेजनी है तो इंडिया से चाइना में उसको आराम से भेज सकता हूँ। तो वो हुआ है कम्युनिकेशन का टाइप। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन क्या हुई, आपने इन्फॉर्मेशन या डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाना है, ठीक है। तो लैंग्वेज हम पहले भी लेके जा रहे थे, कबूतरों के हाथ में चिट्ठी दे रहे थे, हमारे जो इंडिविजुअल थे, जो
बेसिक सर्वेंट या जो राजदूत होते थे वो जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस इन्फॉर्मेशन लेके, तो वो थी हमारी कम्युनिकेशन। लेकिन उसके अंदर में हम जो कम्युनिकेटर था वो दूसरे के साथ में कांटेक्ट में था, हमें आसपास होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। लेकिन हमने उसके बाद में सोचा कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी बिना वायर के ये समझ सकते हो कि बिना किसी इंटरमीडियरी के चली जाए। पहले तो हमने सोचा कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है लेकिन आदमी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने एक वायर बिछा दी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमने बोली और वो वायर से इस साइड पहुँच गई। उसके बाद में टाइम आया, हमने बोला वायरलेस, बिना वायर के हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमने खोजा कि एनवायरनमेंट के अंदर में हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये क्या होती हैं, एनर्जी होती है जो कि वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। हमें ये समझ आया कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हम बोलते हैं लिखते हैं, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हवा में छोड़ देंगे और कोई और उसको पकड़ सकता है। तो ये हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब ये बातें हमें समझ आई तो हमने फ़ोन बना लिया। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा फ़ोन कौन सा, जो इस टाइप का फ़ोन होगा, ठीक है, एक लंबी सी डंडी होगी उसके अंदर में, और उससे हम बात कर पाएंगे। फर्स्ट जनरेशन सिर्फ कॉल कर पाएंगे, उससे हम ज़्यादा डाटा नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सिर्फ कॉल करने का क्या मतलब, हम लेस डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेस डाटा रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो सिर्फ उससे कॉल कर पाओगे। फिर 2G के अंदर उन्होंने बोला आप इंटरनेट चला सकते हो। तो अब जो आपका फ़ोन था उसमें भी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, और सेकेंड जनरेशन में बोला कि आप फ़ोन तो कर ही सकते हो, थोड़ा डाटा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टिल 2G के अंदर में, जो 2G हमारा फ़ोन था उसके अंदर में वीडियो को देखने के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बफर होती थी, उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते थे। तो अब आया 3G में बोला कि आप वीडियो वगैरह भी अच्छे से कर सकते हो। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है। जैसा आदमी एक दूसरे के साथ में मुंह के ऊपर बात करता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास लेके जाता है, वैसे ही हमने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर करना है। लॉन्ग डिस्टेंस पे करने के लिए हम कितना लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर में कितना डाटा लेके जा सकते हैं, उसके अनुसार जनरेशन बनती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर में सिर्फ वॉइस जा सकती थी, आप बात कर सकते थे किसी से, उसमें भी वॉइस की क्वालिटी पे के ऊपर असर होगा। सेकंड जनरेशन में बोला कि आप थोड़ा वॉइस भी लेके जा सकते हो, लेकिन थोड़ा आप उसके अंदर में इंटरनेट भी चला सकते हो, फेसबुक वगैरह चला लो। थर्ड जनरेशन आई तो उसके अंदर में बोला गया कि आप बात तो कर ही सकते हो लेकिन डाटा भी लेके जा सकते हो हाई स्पीड के ऊपर। फिर उसके अंदर में भी हाई स्पीड इनफ नहीं थी, तो हमें और ज़्यादा डाटा लेके जाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो आया 4G। उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और डाटा वगैरह और ज़्यादा लेके जा सकता है। तो 5G का क्या मतलब, 5G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स का यूज़ करेगी। रेडियो वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, एनर्जी है जो कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो हम जो बोलते हैं उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और वो छोड़ेंगे हवा के अंदर में और दूसरा पर्सन उसको कैच कर लेगा। तो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इसमें हम ट्रांसमिट करेंगे डाटा और रिसीव करेंगे। तो बेसिक गेम यही है कि ह्यूमन बीइंग को बोलना आया, उसको थोड़ी समझ आई, उसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसको करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और उसी के अंदर में 5G हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी है। तो बेसिक बात, जब भी हम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में जाएंगे तो डाटा हम कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ली। अब समझते हैं हमारी सेलुलर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को भेजना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो कैसे जाता है, ये हमारे पास में हमारा फ़ोन है, ठीक है। अब हमने मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस बात करनी है। प्रिमिटिव टाइम के अंदर में, पुराने समय के अंदर में तो आपको डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात करनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई हमने खोजा कि कोई और तकनीक भी है जिससे कि हमें फ़ेस टू फेस बात करने के लिए हमें काफ़ी दूर भी बात कर सकते हैं। इस ग्लोब के अंदर में यहाँ पे दो आदमियों के बीच में बात की जा सकती है। तो उसको खोजा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से। अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये फ़ोन अपने कान से लगाएंगे और उसके बाद में माइक्रोफोन, यहाँ जैसे माइक्रोफोन होगा उसके अंदर में बोलेंगे, वो माइक्रोफोन के अंदर में इन्फॉर्मेशन चली गई। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे एंटीना होगा, एंटीना उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपके फ़ोन से इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हवा के अंदर चली गई। अब हवा के अंदर उनको कौन पकड़ेगा, उनको पकड़ा जाएगा इसके द्वारा, टावर के द्वारा। जो आपके नज़दीकी टावर होगा वो पकड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन को जो आप भेज रहे हो, ठीक है। अब इसने इन्फॉर्मेशन को पकड़ लिया। ये जो वेव्स हैं ये कौन सी वेव हैं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव के अंदर में भी आप मान सकते हो कि एक थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, माइक्रोवेव टाइप के अंदर में, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन सी वेव यूज़ की जा रही है। बट यहाँ पे सिर्फ ये समझो, फ़ोन से आपने बात की, वो आपके फ़ोन के एंटीना से चला गया, कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई, उसकी रेडियो वेव उसकी बन गई। अब वो हवा के अंदर आपने छोड़ दिया तो वो चला गया हवा में और आपके टावर ने उसको पकड़ लिया। अब आपका टावर, अब ये मान लो आप हो दिल्ली के अंदर और आपने जो कॉल लगाई है वो बेंगलोर के अंदर लगाई हुई है,
ठीक है। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन गई वो आपके टावर ने, आपके दिल्ली के टावर पकड़ेगा उसको, जो कि आपके आसपास के एरिया के अंदर होगा। टावर भी इस टाइप के हेक्सागोनल काइंड के सेल बनाए होते हैं, यहाँ जैसे टावर होगा जो कि कवर करेगा इन एरियाज़ को, ठीक है। तो इस टावर ने आपकी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली। अब ये वाला जो टावर है ये इन्फॉर्मेशन को भेजेगा बेंगलोर वाले टावर, ये है बेंगलोर वाला टावर। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता कि ये डायरेक्टली बेंगलोर को सीधी इन्फॉर्मेशन हवा में भेज दे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, इनकी एक लिमिटेशन होती है, मतलब कितनी दूरी तक आप इनको फेंक सकते हो, उसके बाद ये एनर्जी खत्म हो जाएगी इनकी और इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। तो दिल्ली से बेंगलोर इन्फॉर्मेशन जानी है वो हवा के अंदर नहीं जा सकती, आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हवा तक पहुँची, सिर्फ टावर तक। उसके बाद में आपको फिजिकल वायर बिछानी पड़ेंगी, जिनको बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल। रिसेंट में यूज़ की जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, और पुराने वाले समय के अंदर में कॉपर वायर्स भी यूज़ की जाती हैं। तो इंडिया के अंदर में अब हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि राउंड अबाउट हमारी 2.5 मिलियन के करीब में, किलोमीटर के करीब में बिछाई हुई है। लेकिन पुराने टाइम के अंदर इंडिया के अंदर में कॉपर वायर्स भी हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं कॉपर वायर के मुकाबले। तो जैसे आप देख रहे होंगे इस तरीके से सड़कों के अंदर बिछाया जाता है, ये वायर्स बिछाई जाती हैं। और सेम तरीका यही किया जाता है अगर आपने यूएस में कॉल लगानी है तो इन्हीं वायर से कॉल जाती है, वो टावर से नहीं जाती। इंडिया का टावर यूएस के टावर से कनेक्ट करेगा, ऐसी फिजिकल वायर लगानी पड़ती हैं जो कि हमारे ओशन के बीचों बीच, ओशन के अंदर लगाई होती हैं, पूरे कवर किया होता है। वेरियस कंपनीज होती हैं जिनका यही काम होता है, उनको रिपेयर करो, इनको बनाओ। तो इंडियन ओशन से लेके अफ्रीका तक होगी, अफ्रीका से फिर हमारी आगे, इस तरीके की लंबी लंबी वायर्स बिछाई होती हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये वायर बिछा दी, ये गई सीधी बेंगलोर के टावर तक अटैच्ड है। अब बेंगलोर के टावर तक यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर केबल से इन्फॉर्मेशन गई, और बेंगलोर का टावर अब उस इन्फॉर्मेशन को इन्हीं वेव्स की फॉर्म के अंदर में फेंक देगा हवा में, और आपका फ़ोन का जो एंटीना है वो उसको कैच करेगा और फिर इन्फॉर्मेशन आपको सुनाई देगी। फिर आप फिर बोलोगे यहाँ से, फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी बैक एंड के अंदर में। तो ये बेसिक काम है इसके अंदर में। काम क्या कर रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन को भेजना है। ये बेसिक जो है ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए, अगर आपने किसी भी टेक्नोलॉजी को समझना है। और 5G वैसे भी आपका 4-5 साल तक अब कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहने वाला है, तो इसके लिए तो आप समझ लो इन चीज़ों को। तो बेसिक हमने समझ लिया, ये काम हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली जो हमने बिछाई हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल, इनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपने बोलते हो आप 5G लेके आओगे तो ये नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ये वाली जो वायर बिछाई हुई है। प्लस 5G जब आप बोलोगे तो आपको इनको अपग्रेड करना पड़ेगा टावर को, क्योंकि टावर इस केस के अंदर में जो आपके टावर थे ये मतलब आपको कम टावर की आवश्यकता थी। 5G के केस के अंदर आपको ज़्यादा टावर बनाने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, और टावर भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। हालांकि टावर का साइज़ छोटा हो जाएगा 5G के अंदर में, टावर का साइज़ छोटा हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा वन थिंग जो ये हम देख रहे हैं वेव, तो जब भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में वो वायरलेस नहीं होती कम्प्लीटली, वो सिर्फ वायरलेस होती है आपके टावर तक, उसके बाद में वो वायर से जाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ये जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी रेडियो वेव है, रेडियो वेव भी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, और फ्रीक्वेंसी समझाता हूँ मैं क्या होती है। और यहाँ से जो वायर के अंदर जा रही है, जो हमने बड़ी बड़ी वायर देखी है, उनमें लाइट के फॉर्म में जा रही है। आपने ऑप्टिकल फाइबर मैंने करवाया था लास्ट टाइम भी, इस बार भी मैं करवा दूँगा ऑप्टिकल फाइबर। तो उसमें लाइट की फॉर्म के अंदर जाती है, लाइट की फॉर्म में काफ़ी स्पीड से जाती है, लाइट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकती है। अब ये बात आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, ये क्या बोला जा रहा है। तो ये सिर्फ एनर्जी है, हमारे आसपास एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, फोटोन, जैसे लाइट के फोटोन होते हैं वैसे, बस डिपेंड करता है कि कितनी इनकी वेव लेंथ है, मतलब कितना घूम रहे हैं, कितने फास्ट ये घूम रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी, अगर इस तरीके से इनकी वेव लेंथ है, अगर लार्ज वेव लेंथ के ऊपर है, तो उसका मतलब ये है कि ये लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगी, ठीक है, और लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे लेकिन इनमें एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो ये बात समझ लो, ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल इसके ऊपर क्वेश्चन घुमा सकते हैं आपको। तो इसमें क्या होगा, हमारी वेव, जैसे ये रेडियो वेव है, यहाँ पे गामा वेव है, नीचे वाली कौन कौन आ रही है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। अब ये है विजिबल रेंज जिसको हम देख सकते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी रेंज है। अब इनके अंदर में हर किसी रेंज के अंदर रेडियो वेव में इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते हैं, हाँ लेके जा सकते हैं, माइक्रोवेव में भी, इंफ्रा में भी, विजिबल में भी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, हर वेव के अंदर इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि जैसे जैसे इस साइड को हम मूव करते जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है, लिख लो चाहे इसको, एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है। और वेव लेंथ जो आपको ये दिख रही है, वेव लेंथ देखो यहाँ पे कितनी कम होगी, यहाँ पे कितनी ज़्यादा है वेव लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, वेव लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, और हीट जो प्रोड्यूस करेंगे वो भी इंक्रीज़ हो रही है इस साइड को, ठीक है।
तो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने फ़ोन पे बात करने के लिए एक्सरे का काम कर सकते हो, लेकिन एक्सरे फिर वो दूसरे पर्सन के बॉडी को पार कर जाएगी, मतलब बॉडी को ख़राब कर देगी। इसीलिए हम कम एनर्जी वाली वेव यूज़ करते हैं। तो क्या समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जीज़ होती हैं जिनके अंदर में हम इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं, और ये वेव्स की फॉर्म के अंदर हैं अभी। अब ये जो है वेव की फॉर्म के अंदर में रेडियो वेव, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, अगर एनर्जी इसकी कम है तो मतलब हमें कम नुकसान पहुंचाएगी ये। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है इनकी, और वेवलेंथ कम होती जाती है। अब इस केस में आपको ये भी समझना है, अगर आपकी कम वेवलेंथ ज़्यादा वेवलेंथ की चीज़ को यूज़ करोगे तो एनर्जी उसकी कम होगी। ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। तो मतलब कम डाटा उसमें लेके जा सकते हैं, पहली बात तो ये समझ गए। जितनी वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी उतना उसमें डाटा कम लेके जा सकते हैं, प्लस उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव इस रीज़न के अंदर हम यूज़ करते हैं जो हमारी टेली कम्युनिकेशन है। तो ये लॉन्ग एरिया तक ट्रैवल कर सकती है। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका टावर है, तो आपका टावर थोड़ा दूर हो सकता है, वहाँ तक ये उसको लेके जा सकता है, बट इन्फॉर्मेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर आप इससे ऊपर वाली वेव्स का यूज़ करोगे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो कम दूरी तक जा सकती है, तो टावर नज़दीक बनाना पड़ेगा। तो 5G के केस के अंदर नज़दीक नज़दीक टावर बनाने पड़ेंगे, मतलब टावर की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी आपके एरियाज़ के अंदर में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा। तो ये बात समझ ली। ठीक है, उसके अलावा विजिबल लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके लिए यूज़ करते हैं लाईफाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में हम रेडियो वेव या हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव, जिनको माइक्रोवेव भी बोला जाएगा, उनका यूज़ करेंगे। तो हम लाइट का यूज़ भी कर सकते हैं, जो बल्ब है हमारे घर के अंदर उसका यूज़ भी किया जा सकता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, लाईफाई जिसको बोला जाता है टेक्नोलॉजी को। तो ये बात समझ गए कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, वो समझ गए। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझ गए, उसके अंदर में रेडियो वेव और फिर गामा रेज तक जाती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा एरिया तक ट्रैवल कर सकती हैं ये। ठीक है, ज़्यादा एरिया तक चली जाएंगी ये, और इनका टावर थोड़ा दूर भी बना सकते हो। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी हाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली वेव यूज़ करोगे तो आप डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाओगे, लेकिन डिस्टेंस उनका कम हो जाएगा। तो 5G के अंदर में आप डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाओगे। इसका मतलब आप इस साइड को मूव कर रहे हो थोड़ा सा। अगर यहाँ पे आप नॉर्मल 4G यूज़ कर रहे थे तो अब ये वाला आप फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करोगे। ठीक है, और उसको जितना हाई करते जाओगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी डाटा की। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा KB में डाटा, MB, GB, तो इस टाइप का डाटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये बेसिक बात है। जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इंक्रीज़ होगी तो वो फास्ट घूमेगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डाटा वो ट्रांसफ़र कर पाएगी। तो ये बेसिक बात हमने समझ ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप फिर देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेवलेंथ देखो कितनी ज़्यादा होगी, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ तो यहाँ पे ज़्यादा है। इस साइड ये वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ कम है। यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा उसमें डाटा लेके जा सकते हो। अब ये समझ गया, आप थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट देख लेते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट, हाई डाटा रेट। जैसा मैंने बताया, आप हाई एनर्जी वेव यूज़ करोगे तो डाटा ज़्यादा लेके जाओगे। 4G के अंदर में आप मैक्सिमम 100 मेगाबाइट 100 MB तक की पर सेकेंड स्पीड लेके जा सकते थे। 5G के केस के अंदर 10 गीगावाट, तो 10 GB की स्पीड लेके जा सकते हो, मतलब 100 टाइम ज़्यादा स्पीड लेके जा सकते हो। तो इसका क्या मतलब, जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो आप फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करोगे थोड़ा हाइयर लेवल का यूज़ करोगे। हाइयर का यूज़ करोगे, फ़ायदा ये है डाटा ज़्यादा लेके जा सकते हो। नुकसान ये आपको टावर नज़दीक बनाने पड़ेंगे उसके अंदर में। सेकेंड आया मैसिव कनेक्टिविटी। अब हम समझते हैं हमारे एरिया के अंदर में 10 साल पहले हमारे एरिया में, मान लो ये हमारे पास एरिया है, इस एरिया के अंदर में 10 फ़ोन थे। ठीक है, इस एरिया के अंदर में 10 फ़ोन थे। तो हमारे पास में हम टावर बनाएंगे, इस एरिया में एक टावर बनाएंगे, और टावर के पास में भी एनर्जी है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हवा में छोड़ेगा, इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर, मतलब वो एयर के अंदर में छोड़ सकता है। तो अब उस केस के अंदर में तो सिर्फ हमारे पास में 10 के करीब में हमारे कनेक्शन थे आसपास। 10 कनेक्शन थे तो आराम से काम बन रहा था। 10 कनेक्शन होने का ये मतलब है, जब भी आपके पास में टावर के पास मान लो 100 की एनर्जी है, तो ये क्या करता है, उसको बांटेगा। जितने भी लोग होंगे, 10 लोग होंगे तो 10 लोगों में बांटेगा। आपने देखा होगा कि एक एरिया के अंदर में अगर ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, टावर की संख्या कम है, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। जैसे सिटीज़ के अंदर में लैंड एक्विजिशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप जो टावर वगैरह है, मोबाइल टावर, उनको नज़दीक नहीं बना पाते। तो उस केस के अंदर में काफ़ी सारे लोग एक सिटी में जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड डाउन हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो टावर के पास में एनर्जी है वो उसको बांट रहा है। टावर अपनी एनर्जी को बांट रहा है अलग अलग लोगों के अंदर में। इसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। मतलब वो अपनी एनर्जी को बांट रहा है
सब लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। अब इसमें समझो 10 साल, ये 10 साल पहले की बात थी, सिर्फ 10 आदमी थे, आज हर आदमी के पास में फ़ोन है, ठीक है। तो अब उस केस के अंदर में जो 10 फ़ोन हमारे पास हुआ करते थे वो हमारे पास में 1000 फ़ोन हो गए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो टावर आप इंक्रीज़ करो, जनसंख्या, टावर और ज़्यादा बनाओ, एक बात ये कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा टावर के बाद में तो वायर, टावर के बाद में वायर जा रही है और वो वायर कनेक्ट कर रही है दूसरे टावर से, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ऐसे करनी है, ठीक है, या आपका यहाँ पे डाटा सेंटर वगैरह होगा उससे वो कनेक्ट कर रही है जो इंटरनेट वगैरह आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस केस में जो आपने वायर बिछाई हुई है आपको और ज़्यादा वायर बिछानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग डाटा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी वायर कम संख्या उनकी कम है, उस केस के अंदर में डाटा फिर स्लो हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो नंबर ऑफ़ टावर आप इंक्रीज़ करो, या तो फिर वो वायर और ज़्यादा वायर डालो ताकि और ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो पाए। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, आजकल के केस के अंदर में पहले तो सिर्फ फ़ोन वगैरह करते थे, अब हम आराम से 1-1, 2-2 GB दिन का नेट, सभी 1-2 GB नेट उड़ाते हैं। उसके अलावा हम बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का मतलब हो रहा है कि हमारी जो डिवाइसेज़ हैं वो आपस में बात कर रही हैं, ठीक है। डिवाइसेज़ आपस में बात करने का मतलब है, आप कार ले रहे हो, जैसे BS6 नॉर्म की जो कार्स हैं उनके अंदर में क्या बोला गया है, उनके पास में इस टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो कि डायरेक्टली आपका, जिससे आपने वेंडर से आपने कार वगैरह परचेज़ की हुई है उसके साथ में कम्युनिकेट करेगा वो, और आपको ये भी बता देगा, मतलब वो वेंडर को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि ये कार कितनी चली, इसमें सर्विस वगैरह कितनी टाइम के बाद में करनी चाहिए, और वो आपको फिर बता देगा कि मतलब वेंडर आपको याद करवा सकता है कि आपकी कार की सर्विस होनी है, और वो आपके फ़ोन के साथ में कनेक्ट होगी, आपका फ़ोन आपके घर के कैमरा के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी सेल्फ ड्राइविंग जो कार हैं वो कैसे ड्राइव कर पा रही हैं, वो तो कम्युनिकेट कर रही हैं आसपास, वो ट्रैफिक लाइट से कम्युनिकेट करेंगी, आसपास की कार से कम्युनिकेट कर रही हैं, वो मेन जो सेंटर है वहाँ से कम्युनिकेट कर रही हैं, वो सबसे कम्युनिकेट कर रही हैं। उसका मतलब इंटरनेट, जो डाटा ट्रांसफ़र हम बात कर रहे थे, जो पहले ह्यूमन हंटिंग गैदरिंग के लिए आपस मुंह से बात करता था, अब वो इन्फॉर्मेशन हाई लेवल के ऊपर यूज़ की जा रही है, मतलब मोर नंबर ऑफ़ कनेक्शन मतलब कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, वो जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जी इनफ नहीं होगी उनके लिए, तो हमें एक एनर्जी, हाई एनर्जी का प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, हाई एनर्जी वाली वेव्स यूज़ करनी पड़ेगी, और हमने अपने टावर को अपग्रेड करना है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ टावर लगाने हैं, तभी हमारा 5G आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज़ कर रहे हो 5G के केस में एज़ कम्पेयर टू 4G, और नंबर ऑफ़ टावर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा कनेक्शन बना सकते हो एक पर्टिकुलर एरिया में। इस कनेक्शन के अंदर 10 बना रहे थे पहले, तो डाटा आपका आराम से चल रहा था, जब 100 आने लगे तो डाटा आपका स्लो कर गया। जब हम शिफ्ट करेंगे 4G से 5G में, तो आप लगा लो यहाँ पे 1 लाख कनेक्शन, डाटा आपका आराम से चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम मैसिव कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी इसके अंदर में। लेटेंसी का क्या मतलब होता है, जब भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगाती है। जैसे इस केस के अंदर में हम दिल्ली में टावर था, यहाँ पे बेंगलुरु में, तो इनके बीच में इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है उसके अंदर हमें टाइम लग रहा है, उसके अंदर में टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंसी। उसके अंदर में टाइम लगेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास कार है, या यूट्यूब वीडियो की अगर बात करते हैं, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देखनी है, तो आपकी यूट्यूब वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैलिफोर्निया का जो सर्वर होगा वहाँ पे जाएगा, ठीक है। मान लो इंडिया के अंदर में डाटा स्टोर है यूट्यूब का, ठीक है, इंडिया में किसी ने वीडियो अपलोड किया हुआ है, इंडिया के अंदर बेंगलोर के अंदर उसका डाटा सेंटर है, लेकिन उसको परमिशन लेनी पड़ती है कैलिफोर्निया के डाटा सेंटर से, तो वो जाएगा कैलिफोर्निया, आपका सिग्नल उसके बाद कैलिफोर्निया से आपके पास आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। अब इसमें काफ़ी कम टाइम लगता है, वैसे इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट लगेगा, इसके अंदर में सेकंड्स, मिली सेकंड में टाइम लगता है। लेकिन मान लो रोबोटिक सर्जरी की जा रही है, आप सर्जरी कर रहे हो यहाँ पे, या टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, टेली मेडिसिन के थ्रू, यहाँ पे डॉक्टर आपको बता रहा है हार्ट की सर्जरी कैसे करते हैं, और उस केस के अंदर में या तो मशीन कर रही है या तो आप कर रहे हो, और आप रियल टाइम में करना चाह रहे हो उसको, तो उस केस के अंदर में यहाँ पे आपने कट लगा दिया, यहाँ पे 1 सेकंड के बाद में कट शो हो रहा है इस पर्सन को, तो यहाँ पे तो काम आपका हो रहा है, उसके बाद में एक मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद में उसको शो हो रहा है। वैसे नॉर्मल लगेगा आपको देखने के लिए, लेकिन हाई एंड टेक्नोलॉजी जब यूज़ की जाएगी तो ये उसमें काम नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे एक कार है, ये हमारे पास रोड, और यहाँ पे दूसरी कार है, ये दोनों कार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं, ये बता पा रही हैं कितने डिस्टेंस के ऊपर हम दोनों हैं, शेयर कर रही हैं डाटा। अगर आपके डाटा के अंदर में डाटा ट्रांसफ़र होने के लिए इस कार का डाटा गया हमारे इस सेंटर के अंदर में, उस सेंटर से फिर ये लेके आएगा, ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली कर लेंगे बात, ये कोई ब्लूटूथ तो है नहीं, तो इस डाटा सेंटर में जाएगा ये, वहाँ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, और 1 सेकंड की अगर देरी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कार एक दूसरे से टकरा के ख़त्म हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी नहीं होनी चाहिए अगर आपने हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। अगर हमें इंटरनेट ऑफ थिंग यूज़ करनी है, ऑटोमेटेड कार का यूज़ करना है, तो उसको 4G पे यूज़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए 5G इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी उसके अंदर में।
4G की लेटेंसी है 10 मिली सेकेंड की, ठीक है, इसके अंदर में 1 मिली सेकेंड की, मतलब उससे 10 टाइम फास्टर है ये, तो वो आ गया। रिलायबिलिटी हाई है इसमें। अब आपका कॉल कनेक्शन अगर लगता है, आप बात कर रहे हो, फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो, तो रिलायबिलिटी कितनी है, आपका कॉल ड्रॉप कितना ज़्यादा होता है अगर टावर अच्छे ना हो और कम लोगों को अगर वो कनेक्ट कर पाता है। जैसे इसमें तो 1 मिलियन कनेक्ट कर पाएगा ये, ठीक है, वो भी 10 गुना ज़्यादा, उसमें तो 1 लाख आप कनेक्ट कर पा रहे थे पर स्क्वायर किलोमीटर। तो नॉर्मल केस में 4G 3G के अंदर कॉल ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। आप बात कर रहे हो दूसरे से और बीच के अंदर में इंटरफेरेंस आएगा तो कट जाएगी कॉल। इसमें रिलायबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल चैनल के थ्रू में आपको एक तो ज़्यादा टावर होंगे, एक तो बेसिक बात ये समझ लियो, और जो एनर्जी वेव यूज़ की जा रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ की जा रही है, वो हाई फ्रीक्वेंसी की है, तो उससे डाटा जल्दी ट्रांसफ़र होगा। प्लस इसमें चैनल क्रिएट होंगे। यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो तो ये मल्टीपल चैनल से आपकी कॉल कम्युनिकेट कर रही है। अगर इसमें इंटरफेरेंस आया तो कॉल डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और इसमें आया तो इसमें शिफ्ट हो जाएगी, तो आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी। मतलब मल्टीपल टावर आसपास के एरिया के अंदर में ये मल्टीपल वे के अंदर कम्युनिकेट करेगा। अगर एक कनेक्शन फेल हुआ तो जल्दी से दूसरे कनेक्शन में, इसका मतलब हुआ रिलायबिलिटी हाई एंड द रेट ऑफ कॉल ड्रॉप विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो ये इसके अंदर में आया। फिर आया मोबिलिटी, हाई स्पीड। जब हम हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं तो इंटरनेट अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन इस केस के अंदर में हाई स्पीड के ऊपर भी 500 किलोमीटर पर आवर के ऊपर भी इंटरनेट अच्छा वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब इसकी रेंज, ये स्पेक्ट्रम होता है। मतलब अगर आपने यूज़ करना है, मान लो आप यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे टीवी रिमोट यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड के अंदर में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। इसका मतलब किस यूनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में आप उसको यूज़ करोगे। तो इसका जो टीवी रिमोट होगा, ये आपका रिमोट होगा, ये आपका टीवी होगा, इसको ये इंफ्रारेड की वेव के अंदर में कम्युनिकेट करेगा। आपका फ़ोन जो है रेडियो वेव में कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आपका फ़ोन भी इंफ्रारेड पे कम्युनिकेट करने लग जाए तो क्या होगा? आपका टीवी रिमोट और जो हमारा फ़ोन है उसकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से इंटरफेयर कर सकती है। तो आपका टीवी रिमोट इंटरफेयर कर सकता है फ़ोन पे बात करते समय, और फ़ोन पे बात करते समय टीवी रिमोट इंटरफेयर हो सकता है। तो उस केस को बचने के लिए क्या किया जाता है? ये जो वेव्स हैं, जैसे इस टाइप की वेव हैं, इस टाइप से समझ लो, ये वेव है 1 2 3 4 5, ये हर्ट्ज़ के अंदर नापी जाती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप समझ लो ये फ्रीक्वेंसी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है, हम टीवी रिमोट के लिए ये फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लेंगे, और हम जो टेलीकम्युनिकेशन है 4G के लिए हम क्या कर रहे हैं, जियो एयरटेल वगैरह, इनको बोला जा रहा है कि हम इस फ्रीक्वेंसी में आपको स्पेक्ट्रम दे रहे हैं। मतलब आप अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी स्पेक्ट्रम में लेके जा सकते हो, इसमें टीवी वाला लेके जाएगा, अदरवाइज दोनों इंटरफेयर करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं है कोई। और 5G जब हम बात करते हैं तो 5G में और एक बैंड आता है, उसको यूज़ कर लिया जाएगा। मतलब हम 3 लेवल का बैंड यूज़ कर लेंगे। अब कौन से बैंड में कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो 3 बैंड के अंदर में 100 के करीब में फ्रीक्वेंसी है, 2 बैंड में 10 के करीब फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब इसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन आप लेके जा सकते हो वो लिमिटेड नंबर आपके पास में है, 10 बैंड से आप लेके जा सकते हो उसको, लेकिन इसमें 100 है। मतलब इसको ब्रॉड वे के अंदर में आपके पास और ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते हो एक दूसरे के पास में। इसको अगर आपने सिंपल वे में समझना हो, ऐसे समझ लो, हमारे पास एक छोटी कंपनी है, एक छोटी कुरियर कंपनी, एक बड़ी कुरियर कंपनी है, ठीक है। मान लो अमेजोन इनकी अपनी कुरियर कंपनी है, ठीक है। स्नैपडील, इनकी एक छोटी कुरियर कंपनी से इन्होंने काम करके रखा है। छोटी जो कुरियर कंपनी है उसकी कैपेसिटी है 10 मेल ले जाने की एक दिन में, और इसकी कैपेसिटी है 100, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो स्पेक्ट्रम, जो 5G का स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4G। इसका मतलब ज़्यादा लोग इसके ऊपर आ सकते हैं, और ब्रॉड लेवल के ऊपर आपको मतलब ओपनली आपको खुला तरीके से स्पेक्ट्रम मिलेगा। जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम मिलेगा उतनी इंटरफेरेंस कम होगी। जैसा मैंने बोला, स्पेक्ट्रम वो एक पर्टिकुलर रेंज है। जैसे जो टावर है वो भी तो आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, टावर आसपास के एरिया में भेज रहा है, तो उसका एक स्पेक्ट्रम है, किस स्पेक्ट्रम में लेके जा रहा है। अगर उसका स्पेक्ट्रम इंटरफेयर करेगा टीवी से तो वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो उसकी एक रेंज है जिस उसी रेंज में कर सकता है। और गवर्नमेंट से भी आपको परमिशन लेके बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रम दे दो, ये वाली रेंज हमें दे दो, इस रेंज के अंदर हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो किसी और को उस रेंज में डाटा ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग करना। तो स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर पैच है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसके अंदर में हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो 4G के केस में स्पेक्ट्रम थोड़ा कम है, 5G के केस में ये लगभग 10 टाइम ज़्यादा है इससे, 30 गीगाहर्ट्ज़ के करीब में, और इसमें 3 गीगाहर्ट्ज़, तो 10 टाइम ज़्यादा है ये इससे। तो ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी प्रीलिम्स के अंदर में, ये सेम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और नेक्स्ट आता है इसमें एडवांटेज क्या क्या आएंगी। एक तो स्पीड, हमने देख लिया, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप इंटरनेट ऑफ थिंग यूज़ कर सकते हो। वर्चुअल रियलिटी, आपने ऑटोनोमस कार चलानी है तो वो तभी कर पाओगे। लेटेंसी जितनी कम होगी सेल्फ ड्राइविंग कार अच्छे से काम करेगी।
जैसा मैंने बताया सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए अगर आपकी मिली सेकंड में भी अगर आपकी देरी होती है तो वापस के अंदर में एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ में। उसके अलावा नेटवर्क स्लाइसिंग, तो क्वेश्चन आ सकता है द टर्म नेटवर्क स्लाइसिंग समटाइम्स इन न्यूज़ इज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो इसका मतलब होता है, जैसा नाम से पता लग रहा है, नेटवर्क, हमारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है दो आदमियों के बीच में, इसको स्लाइस कर देना है। तो नॉर्मल केस के अंदर में अगर हम एक बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं और एक टावर हमें सर्व कर रहा है, ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा, जितने लोग हैं उनके अंदर में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के थ्रू ये डिवाइड कर देगा, उसको जो वेव्स छोड़ रहा है वो डिवाइड कर देगा, मतलब ये अपनी इंटरनेट की स्पीड को डिवाइड कर देगा उनमें, कि अगर यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं तो ये एक एक में डिवाइड कर दे रहा है सब में, कि आप थोड़ी थोड़ी खाओ सभी। लेकिन इस केस के अंदर में आप नेटवर्क स्लाइसिंग कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चली हुई है और इनको डाटा का कनेक्शन चाहिए, हाई स्पीड डाटा कनेक्शन चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, ये 5G के अंदर में डिमांड कर सकते हैं कि हमें नेटवर्क स्लाइसिंग करो, हम थोड़ा ज़्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करो, हमें स्पेशल थोड़ा सा मतलब एक क्रिएट करके दो यहाँ से चैनल। तो इनके लिए स्पेशल चैनल भी क्रिएट किया जा सकता है पब्लिक उसी नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे 100 लोग हैं लेकिन ये 10 लोग स्पेशल डिमांड कर सकते हैं और इनको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, और इनकी इंटरनेट स्पीड 10 GB है मान लो इनकी, तो इनको ये स्पेशल तरीके से बोलेगा, इसकी जो पावर है उसको ऐसे डिवाइड कर देगा, इनको बोलेगा आपको 100 GB आपको स्पीड दे देंगे हम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेटवर्क स्लाइसिंग। आप पब्लिक नेटवर्क को स्लाइस कर सकते हो मल्टीपल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में। तो आप सेम उसी पर्सन के पास में, अगर आप और आपका दोस्त बैठा है और एक जगह सेम नेटवर्क की स्पीड है, 4G के केस में आपको सेम आएगी, लेकिन इस केस के अंदर आप डिमांड कर सकते हो, आप बोलोगे कि मुझे हाई स्पीड चाहिए, मैं थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा लेकिन मुझे हाई स्पीड चाहिए, मुझे मतलब ज़रूरी काम है, इस टाइम मीटिंग हो रही है। तो आप उस टाइम एक नेटवर्क को स्लाइस करके अपने लिए सेपरेट एक पाइपलाइन बना सकते हो इंटरनेट के लिए, और आपका दोस्त वही आराम से चलाएगा इंटरनेट, और आप और स्पीड से इंटरनेट चला सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेटवर्क स्लाइसिंग। फिर वेरियस एरिया में यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया, आप किसी भी एरिया में बोलो इंटरनेट जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे ये काम आएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीमेडिसिन, कंट्रोलिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट स्टफ। सो मतलब हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये समझे एडवर्टाइजमेंट नहीं सॉरी एडवांटेज। अब आते हैं इश्यूज़ के ऊपर, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मतलब टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब मज़ा आ गया, तो क्या इसमें इश्यूज़ क्या आ रही हैं। फर्स्ट इशू आता है स्पेक्ट्रम का। इंडिया के अंदर में हमें हमारे मतलब बेसिक जो सोशलिस्ट काइंड का मॉडल है, जो हमने एक तरीके का इस टाइप का मॉडल बनाया हुआ, जिसके अंदर में हम सोचते हैं कि 1 रुपया कमाने के लिए हम 1 करोड़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट वो भी इसी तरीके से वर्क करता है, हमारे अदर डिपार्टमेंट वो भी मतलब ऐसे चुन्नी लाल एटीट्यूड होता है ना, उसके अंदर में थोड़ा सा हम गेन करने के लिए पूरा, तो हम चाहते हैं हमारे पास जो भी हो उसको और ज़्यादा महंगे दामों के ऊपर बेचें। तो हम स्पेक्ट्रम, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्पेक्ट्रम बेचा जाता है इंडिया के अंदर में, ठीक है, कॉस्टलीस्ट स्पेक्ट्रम बेचा जाता है इंडिया के अंदर में। जितना आप महंगा स्पेक्ट्रम बेचोगे, स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पैच आप यूज़ करोगे डाटा ट्रांसफ़र के लिए, तो जितना महंगा आप बेचोगे उतनी ज़्यादा जो हमारी कंपनीज़ है उनको रिवेन्यू लेना पड़ेगा, उनको उतने ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज करने पड़ेंगे ताकि वो अपने स्पेक्ट्रम का कॉस्ट कवर कर सकें। तो हम लोग उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग काफ़ी महंगा बेचते हैं स्पेक्ट्रम। अगर महंगा स्पेक्ट्रम आप बेचोगे तो उसको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एक कंपनी को इंडिया के अंदर में पूरा स्पेक्ट्रम लेना है तो उनको 50,000 के करीब में, करोड़ के करीब में पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। अब उनको इक्विपमेंट रिप्लेस करेंगे वो अलग है, ये तो सिर्फ स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है कि 50,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम लो। अब गवर्नमेंट उसके अंदर में जैसे अगर स्पेक्ट्रम थोड़ा सस्ते में बेचती है तो टेलीकॉम कंपनी को भी फ़ायदा होगा। अब इस केस के अंदर में क्या हो रहा है, रिवेन्यू लेस है, जियो के आने के बाद में रिवेन्यू लेस है, तो 50,000 करोड़ तो इनकी कंगाली की हालत है कंपनीज़ की। उसके अलावा सर्विसेज का प्राइस कम है, उसके अलावा हमारे पास में AGR का इशू चल रहा था। AGR के अंदर में मैं आगे समझाऊंगा इसको आपको, लेकिन AGR में ये समझो कि AGR ड्यू है हमारे पास में, मतलब जितनी फ़ीस वगैरह देनी है वो AGR से कनेक्टेड होती है। चलो इसको बाद में देखेंगे, आप ये समझ लो कि AGR जो है ड्यू है लगभग हमारे पास में 1 लाख करोड़, जिसके अंदर में हमारी वोडाफोन जैसी कंपनी तो 50,000 ही है, उनके ऊपर लगभग 58,000 करोड़ का तो वो उनको देना पड़ेगा AGR। अब 50,000 नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो वो कहाँ से खरीदेंगी, वो एक प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर में कि वो कैसे खरीदेंगी तो उनको ये हालत होगी उनकी कि मतलब उनको घर बेचना पड़ेगा। और इसमें प्रॉब्लम दूसरी वाली ये भी आ रही है कि जब आप ये वाला जो नेटवर्क है इसको ऐसा नहीं कि आप फ्री में बांटोगे लोगों को, जब हाई स्पीड आपको मिलेगी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा, तो आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। अब ज़्यादा चार्ज करने के लिए तो हम थोड़ा मतलब हेजिटेट ही करते हैं उतने ज़्यादा पैसे देने के लिए। इंडिया के अंदर में हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम है,
ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम भी कम है। तो अगर आपको हाई चार्ज करना है, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मैं मानता हूँ कि मैं 1-1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कवर भी करना है वो। अब मुझे पता है कि टेलीकॉम मार्केट के फटे हाल हैं, उनको कवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्यों लगाना चाहूँगा 5G नेटवर्क वगैरह इंडिया के अंदर। तो वो एक प्रॉब्लम आ रही है कि टेलीकॉम कंपनी की हालत थोड़ी खस्ता है। इसके लिए अब वो ट्राई कर रही हैं कंपनीज़, लेकिन जितने लेवल पे कर सकती थी उस लेवल पे ट्राई नहीं हो रहा है। दूसरा आता है ऑप्टिकल फाइबर। जैसा मैंने बताया, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो वायर से जा रही है, तारें बिछाई हैं उससे जा रही है। तो वो पेनिट्रेशन लगभग 2.5 मिलियन किलोमीटर फाइबर रूट है इंडिया में, जो कि 3x करना पड़ेगा हमें अगर अच्छे से हमने 5G मैनेज करना है, तो 3 to 5x उसको लेके जाना है। तो गवर्नमेंट कर रही है उसको, भारत नेट प्रोजेक्ट से चला हुआ है, लेकिन और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। फिर आता है डिबेट। एक डिबेट आती है, अगर आपको क्वेश्चन आया द टर्म ओरेन, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, समटाइम्स इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग आपको बोला हुआ है, क्वांटम कंप्यूटिंग आपको बोला हुआ है, फिर बोला गया वर्चुअल नेटवर्क और 5G। तो आपको बोलना है 5G से रिलेटेड है ये। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका सिंपल है, ओरेन वर्सेस सिंगल वेंडर अप्रोच। सिंगल वेंडर अप्रोच के अंदर आप जितना भी डाटा यूज़ करो, डाटा नहीं सॉरी, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे टावर लगा दिया आपने, उसके बाद डाटा सेंटर आपने यहाँ पे बनाया, जो आप तारें वगैरह बिछा के लेके जा रहे हो, जो पूरा इकोसिस्टम आप 5G के लिए आवश्यकता है, वो एक सिंगल वेंडर से ले लोगे इक्विपमेंट उसके। ठीक है, जो भी होंगे, जैसे मान लो आपने ले लिया हुआवे से ले लिए सारे इक्विपमेंट, या आपने बोला एरिक्सन से आपने सारे ले लिए, या बोला कि नोकिया से सारे ले लेंगे, या बोला सैमसंग से सारे ले लेंगे। तो ये आती है सिंगल वेंडर अप्रोच। और ओपन एक्सेस नेटवर्क का मतलब इसके अंदर में हम मल्टीपल वेंडर सबको इकट्ठा करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके अंदर इनका सबका काम चल पड़े। जैसे हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल क्या करता है, एप्पल का फ़ोन अपना होता है, एप्पल का सॉफ्टवेयर अपना होता है, एप्पल के अपना प्ले स्टोर होता है, एप्पल का सब कुछ अपना होता है, वो है सिंगल वेंडर। मल्टीपल वेंडर का मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट होती है, माइक्रोसॉफ्ट आपकी लेनोवो का कंप्यूटर हो, HP का कंप्यूटर हो, एसर का कंप्यूटर हो, फ़ोन के अंदर में डल जाती है, वो किसी के साथ में भी चल पड़ती है, तो उसको बोलते हैं ओरेन अप्रोच। तो हमारे इंडिया के अंदर में ओरेन अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, जिसके अंदर में हम मल्टीपल कंपनी के साथ में हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जैसे एरिक्सन के साथ में नोकिया, सैमसंग, जैसे जियो सैमसंग के साथ भी कर रहा है, फिर प्रोसेसिंग के लिए क्वालकॉम के साथ में, इंटेल के साथ में, फिर हमारे नोकिया के साथ, एरिक्सन के साथ, जहाँ जहाँ इनको मदद मिल रही है वहाँ वहाँ पे ये मदद ले रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ 5G। तो 2 टाइप ऑफ 5G इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ 5G इसमें डिवाइड किया गया है। एक आता है इसके अंदर में हमारा सब 6G, और दूसरा 24 गीगाहर्ट्ज़। तो ये क्या बोला जा रहा है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। जैसा 6 अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब कम फ्रीक्वेंसी है इसकी, और ये 24 अगर लिखा है मोर देन 24, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो डाटा। तो एक है ये हमारा छोटे वाला, मतलब ये छोटे वाला, ऐसा ही आप ये समझ लो 4G के ऊपर थोड़ी सी अपग्रेड है। और ये हमारा जो दूसरे वाला 5G है, ये ऐसा नहीं कि किसी ने डिवाइड किया हुआ है। जो मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी बता रहा हूँ, 5G की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ, वो वेरी करती है। इंडिया के अंदर में वो वेरी कर सकती है, US के अंदर वेरी कर सकती है, दूसरे में वेरी कर सकती है। वो अपने अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। इंडिया की बात करते हैं, 2 तरीके का 5G हम डिवाइड कर सकते हैं, एक कम फ्रीक्वेंसी वाला, एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। हम लोग जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात कर रहे हैं वो कम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा स्पीड वाला 4G। जब हम 5G की बात कर रहे हैं, अगर इसको करेंगे तो ये तो फिर ज़बरदस्त स्पीड वाला होगा। ठीक है, तो इसको जो हमारी टेलीकॉम कंपनी है वो बोल रही है कि ऑक्शन करो स्पेक्ट्रम इन दोनों के लिए, ताकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ बेहतर वाली। फिर आता है स्पेक्ट्रम ऑक्शन। स्पेक्ट्रम ऑक्शन की कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी कोविड का टाइम आ गया, उसके बाद में वो और ज़्यादा काम ख़राब हुआ, तो अब बोला जा रहा है कि 2021 तक की स्पेक्ट्रम बेच पाएंगे। अब ये समझो ये कब आएगा, जो 5G की बात की जा रही है। पहली बात तो काफ़ी कंपनियाँ उसमें पुशअप कर रही हैं। जियो, जैसे मैंने बोला, जियो काम कर रही है हमारी, सैमसंग के साथ में काम कर रही है मेनली, जिनके साथ उन्होंने 4G का काम किया था। उसके अलावा नोकिया के साथ, एरिक्सन के साथ में थोड़े थोड़े इक्विपमेंट वगैरह, क्वालकॉम, इंटेल, इनके साथ जियो काम कर रही है। और जियो हो रहा है हम सबसे पहले लेके आएंगे, क्योंकि जियो के पास सबसे अपग्रेडेड नेटवर्क है। उन्होंने 2016 में 4G लॉन्च किया और थोड़ा अपग्रेडेड नेटवर्क के ऊपर बनाया था। ठीक है, तो वो जल्दी लेके आ सकते हैं, प्लस उनके ऊपर उतना कर्जा भी नहीं बचा हुआ है, प्लस गूगल ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके अंदर लगभग 33,000 करोड़। तो जियो ने क्या बोला, जियो ने बोला कि हम एक स्मार्टफोन भी लेके आएंगे। जब आप 5G बोलोगे तो आपको स्मार्टफोन भी 5G चाहिए, तो ये बोले कि बजट में हम स्मार्टफोन भी लेके आएंगे जो 5G हो। तो ये काम भी इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल ने लगभग 45% स्टेक, वन बाय वे कंपनी है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए काम कर रही है, उसके अंदर में स्टेक ली इन्होंने। तो ये अब उस तरीके से भी जा सकती हैं, या ये भी मतलब ट्राई कर रही हैं। इन्होंने पहले बोला कि हम हुआवे के साथ में और GTE चाइनीज़ जो कंपनी है, जिनके ऊपर मतलब अभी थोड़ा संदेह है कि वो पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया में या नहीं करेंगी,
उन कंपनी के साथ में इन्होंने बोला था कि हम उनके साथ में ट्रायल करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने उनको किक आउट कर दिया तो उस सिचुएशन के अंदर में फिर एयरटेल को भी काम करना पड़ेगा एरिक्सन नोकिया के साथ में। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसको इक्विपमेंट की आवश्यकता है, एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट। हमें या तो नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन, हुआवे, जीटी, ये दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं, हुआवे और जीटी, और ये वाली जो कंपनीज़ हैं ये हमारी यूरोपियन, साउथ कोरियन कंपनीज़ हैं। अब इनके प्रॉब्लम ये आ रही है, ये थोड़ी कॉस्टली होंगी और चाइना की कंपनी थोड़ी सस्ती होगी जब इक्विपमेंट का मामले में बात आएगी, और हुआवे जो है वर्ल्ड लीडर है इसके अंदर में। बट इशू ये है, हुआवे एक तो दुश्मन देश की है और ऊपर से इनका मतलब 5G नेटवर्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नेटवर्क है। अगर आप बोलते हो कि हम ऑटोनोमस कार चलाएंगे तो आप एक्चुअल के अंदर में आप अपना पूरा ट्रैफिक सिस्टम दे रहे हो किसी के हाथ में। अगर चाइनीज़ कंपनी के हाथ में आप वो सिस्टम दे रहे हो तो चाइना कुछ भी कर सकता है, चाइना के ऊपर कोई बिलीव नहीं कर सकता। इसीलिए यूएस के अंदर में बात चल रही थी कि हमें यूएस के अंदर में जो भी सिस्टम लगाया जाए उसको नेशनलाइज किया जाए 5G का सिस्टम, बिकॉज ये काफ़ी क्रिटिकल सिस्टम है सिक्योरिटी के लिए। तो नेशनलाइज तो वो भी नहीं कर रहे, बट हमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपने देश की टेक्नोलॉजी या ऐसे देशों से टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए जो कि जिनके ऊपर भरोसा हो, बाद में वो कुछ ना और ना कर दें। जैसे अगर आपकी रोबोटिक सर्जरी होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेट करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा आप बोल सकते हो। नॉर्मल तो चाइना वगैरह अपने फ़ोन के थ्रू स्पाइंग वगैरह वो कर सकता है, इस केस के अंदर में तो वो कंट्रोल कर सकता है। तो वो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, इसीलिए हुआवे के ऊपर में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और हुआवे को वैसे बाहर ही रखना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हुआवे बहुत सस्ता इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाती है, अगर वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो ये कॉस्ट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। जो यूरोपियन एंड साउथ कोरियन जापानीज़ कंपनी से हम काम करवाएंगे उस केस में हमारे पास में थोड़े इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन फिर भी अगर देश की सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो हमें हुआवे और जीटी को इससे बाहर रखना चाहिए। अब देखते हैं उसके ऊपर में क्या क्लैरिटी आती है, गवर्नमेंट क्या उनको अलाउ करती है नहीं करती। अभी तक तो इनकार ही है, बाकी आगे देखते हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2021 के करीब में होगा। उसके अलावा इशू आता है एनवायरनमेंट इशू का इसमें, जिसके अंदर में हाई फ्रिक्वेंसी वेव का आप यूज़ कर रहे हो इसमें, तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर असर हो सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कैंसर हो सकता है इससे, एनिमल को अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। तो ये देख लिया इशू, जो मैंने आपको छोटी छोटी टर्म बताई उनके बारे में आप ढंग से देख लेना। ऑप्टिकल, जैसे यहाँ पे ओरेन देखा हमने, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा नेटवर्क स्लाइसिंग, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। बाकी ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ये मेंस के अंदर में काम आ जाएंगी। उसके अलावा करंट सीनेरियो की बात करते हैं तो साउथ कोरिया, यूएस, चाइना लीड कर रहे हैं इस फील्ड में, और इनके अंदर में लगभग 50 सिटीज़ के अंदर में 5G नेटवर्क को अच्छे से पेश कर दिया गया है, ठीक है। और इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया में कोई स्पेक्ट्रम का ऑप्शन नहीं हुआ है, मतलब स्पेक्ट्रम ही नहीं दिया तो 5G तो क्या आएगा। अगर आपके पास में 5G फ़ोन है या आप सोच रहे हो कि मैं 5G फ़ोन खरीदूंगा तो वो वेस्ट है, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी क्या भी, मतलब 1-2 साल के अंदर तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सपेक्ट है कि 2021 तक आपको स्पेक्ट्रम वगैरह एलोकेट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ट्रायल किए जाते हैं इसके लिए, और अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया में, तो हमें ट्रायल करने पड़ते हैं। ट्रायल के अंदर में हम चेक करेंगे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी वर्क की, कितनी स्पीड दी। जैसे जियो वगैरह ने थोड़ा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर लिया है, जैसे उन्होंने क्वालकॉम के साथ मिलकर बोला हमने 1 GB स्पीड ले ली, लेकिन एक पर्टिकुलर सिटी, जैसे गवर्नमेंट उनको बोलेगी हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम दे देते हैं ट्रायल बेसिस पे, एक पर्टिकुलर सिटी आप कवर कर लो। अभी तो कोविड का टाइम है तो गवर्नमेंट उतना काम नहीं कर रही है, लेकिन उनको सिटी दे देंगे, फिर वहाँ पर वो ट्रायल करेंगे। तो उस ट्रायल के बाद में वो देखेंगे क्या कमी आ रही है, फिर उसको लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाएंगे। तो पहले ट्रायल होगा, फिर एक्चुअल में स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा सब कंपनीज़ को, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कंपनी जिनके फटे हाल हैं वो लोन वगैरह लेके काम करेंगे, फिर उसके बाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को अपग्रेड करेंगे, और उसके बाद में फिर एक्सपेक्ट है कि 2022 तक ये 5G इंडिया के अंदर आ सकता है, और ये 2025 तक भी जा सकता है, लेकिन जियो ले आएगा 2022 तक तो ले ही आएगा। तो अभी अगर आप सोच रहे हो 5G फ़ोन लेना है तो वो वेस्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी सोच रहे हो कि अभी ले लेंगे और 2 साल तक चलाएंगे तो उस टाइम उसकी कई अपग्रेड आ गई होंगी, और हो सकता है आपका 5G फ़ोन उतना काम का ना बने, ठीक है। तो फालतू में 5G फ़ोन के ऊपर पैसे ना लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा महंगा भी होगा उस केस के अंदर में। जब 5G आएगा इंडिया में तो ही लगा सकते हैं, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है उसका। फ़ोन 5G लेके आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनेट ही 5G नहीं मिलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी, ये था हमारे पास में टॉपिक। गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले रही है, जैसे ये याद कर सकते हैं, मेंस में लिख सकते हो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए। तो हमारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है, जो इक्विपमेंट हम बात कर रहे हैं वो हम खुद बनाएंगे, ऐसा बोला इन्होंने। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी ने बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेंगे, और इसमें हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको इंडिया में ही बनाएंगे, ऐसा बोला। भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट 2 MB से लेकर 20 MB तक पूरे हाउस होल्ड को कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब ये क्या कर रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहे हैं, जो तारें हमने देखी वो तारें बिछा रहे हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछा रहे हैं गवर्नमेंट। और ये सिर्फ गवर्नमेंट बिछा रही है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करेगी इनको, गवर्नमेंट बोलेगी जियो को थोड़े पैसे दे दो, तुम यूज़ कर लो इसको, उसमें कोई क्या बात है। फिर है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के अंदर में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन्होंने बोला हम प्रोवाइड करवाएंगे 50 MB डाटा पूरे सिटीज़न को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर में भी टारगेट रखे हुए हैं, ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेंगे। आपको सिर्फ टर्म याद करनी है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, भारत नेट, मतलब ये काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो अब हमने समझ लिया 5G, और 5G के अंदर में इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना प्रीलिम में ना मेंस के अंदर में। तो 5G हमारा हो गया कंप्लीट। अब उसके अंदर में देख लेते हैं 5G में टेलीकॉम सेक्टर की क्या हालत है। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस के अंदर आ सकता है, प्रीलिम के अंदर नहीं आने वाला, ठीक है। तो मेंस के अंदर अगर आएगा तो टेलीकॉम सेक्टर की क्या हालत है, तो यहाँ पे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इतने सारे कनेक्शन है इंडिया के अंदर में, पॉपुलेशन है। इंडस्ट्री वाइज बात करते हैं, हमारी जीडीपी के अंदर में लगभग 3 ट्रिलियन आप मान सकते हो, उसका 400 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारी। और इसके अंदर में ऐप के अंदर में लास्ट 2 सालों के अंदर में लगभग 165% की ग्रोथ देखने को मिली है, इतनी ऐप्स डाउनलोड की जा रही है इंडिया के अंदर में। चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर में, चैलेंजेस फर्स्ट मेन मतलब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि टेलीकॉम की हालत ख़राब है, इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर है। तो हालत ख़राब होने का मतलब रिवेन्यू कम है, जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो कम है, और उनके ऊपर जो लोन वगैरह और जो हालत है, जो इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा हुआ पहले का, उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब उनकी बैलेंस शीट ख़राब है, ये है मेन मुद्दा। अब बैलेंस शीट क्यों ख़राब है वो हम देखेंगे। बैलेंस शीट इसीलिए ख़राब है, हाई राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे का मतलब होता है जब भी आपने ये मान लो फाइबर आपने बिछाना है, अपना जो तारें हम देख रहे हैं वो तारें आपने बिछानी है, एक प्लेस को कनेक्ट करना है दूसरे से, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको उस पर्टिकुलर जिसकी लैंड है वो ऐसा तो नहीं कि आपको बोलेगा कि हाँ ले लो मेरी लैंड, उखाड़ दो और डाल दो यहाँ पे तारें, कोई नहीं करता ऐसा। अगर आपने मान लो ऐसे रेलवे लाइन बनी हुई है, ये रेलवे लाइन है, इसके साथ में करना है, आपने बोला कि इसके साथ साथ हम फाइबर लेके जाएंगे, तो उसमें राइट टू वे लेना पड़ता है। राइट टू वे मतलब अब आप ऊपर नहीं डालते उसको, जो फाइबर केबल होती है उसको ज़मीन के नीचे डाल दिया जाता है, लेकिन राइट टू वे का मतलब आपकी ज़मीन के नीचे हमने डालने हैं ये फाइबर, तो हमें उसका राइट टू वे दो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पैसे जमा करने के लिए, मतलब हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हाई चार्जेस लेती हैं इनसे कि आप बिछा लो कोई बात नहीं, लेकिन हाई चार्जेस। अब एक्चुअल में ज़मीन का कुछ भी नहीं हो रहा, ज़मीन के नीचे बिछा रहे हैं, लेकिन ज़मीन को उखाड़ने के लिए उसका कॉस्ट होता है, हाई राइट टू वे दिया जाता है, उसका कॉस्ट हाई है। एवरेज रिवेन्यू पर कस्टमर वो डिक्लाइन कर रहा है, जियो के आने के बाद में हालत ख़राब है, ठीक है। उसके अलावा एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू 92,000 करोड़। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर में, इसको समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा टेक्निकल है। तो 92,000 करोड़ मतलब 1 लाख करोड़ के करीब में इनको पहले से देने के लिए पड़ा हुआ है, तो हालत ख़राब है। स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी इंडिया में लिमिटेड है, बाकी कंट्रीज़ के अंदर में ज़्यादा अवेलेबल है, इंडिया में कम अवेलेबल है। इसका कारण एक तो ये भी है कि काफ़ी महंगा है, इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। ऊपर से कुछ स्पेक्ट्रम की रेंज होती हैं जो कि मतलब अनफेवरेबल होती हैं, कोई चाहता नहीं कि उनको ख़रीदा जाए, तो इंडिया के अंदर स्पेक्ट्रम की भी कमी है। लो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है, ब्रॉडबैंड का मतलब होता है जर्नल सेंस में, ब्रॉडबैंड का मतलब होता है हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब बैंड फ्रीक्वेंसी का बैंड ब्रॉड है, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा। लेकिन हम इसको स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना है, मतलब तार का कनेक्शन ले लेंगे डायरेक्ट, उसमें टावर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी स्पीड इंटरनेट की हाई होती है, और उसका हाई ब्रॉडबैंड जो पेनिट्रेशन है वो आपको ये भी बताती है कि इस एरिया में कितनी ज़्यादा तारें बिछा दी गई हैं। जितनी ज़्यादा तारें बिछा दी गई हैं उतना 5G को लाना ईजी होगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में ब्रॉडबैंड की जो पेनिट्रेशन है वो लो है, 7% के करीब में। यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में ये 75% के करीब में देखने को मिलती है, तो ये भी कम है। इसके लिहाज से ब्रॉडबैंड वाले जो कस्टमर होते हैं वो आपको ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं। ऐसे हम जैसे जो कस्टमर होते हैं वो तो काम का ही करते हैं, थोड़ा स्कीम वगैरह देख के ही करते हैं। उसके अलावा ओवर द टॉप जो हमारी सर्विसेज हैं जैसे व्हाट्सएप, ओला, ये क्या कर रही हैं, ये एक तो फ़ोन वाला जो काम है वो भी कर ले रही हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल कर लो, आप डायरेक्टली फ़ोन कर लो, तो व्हाट्सएप क्या कर रही है, फ़ोन वाला काम कर रही है। अगर आप वही काम फ़ोन से करो तो फ़ोन वाली कंपनी को पैसे मिलेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे आप कर रहे हो तो उसमें फ़ोन वाली कंपनीज़ को कोई पैसा नहीं मिल रहा। व्हाट्सएप सेम फ़ोन वालों का काम कर रही है लेकिन पैसा नहीं दे रही है। इसका मतलब ये हो आप कॉल व्हाट्सएप के ऊपर कर लोगे, आप दूसरी कॉल नहीं करोगे, तो मतलब दूसरी कंपनीज़ को पैसे नहीं बनेंगे, तो रिवेन्यू डिक्रीज़ होगा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का, ठीक है। या जैसे मान लो दूसरी जो कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर में कम्युनिकेशन आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, ओला वगैरह पे आप कम्युनिकेट कर पाते हो इंटरनल वे के अंदर में। जैसे मैसेजिंग का सिस्टम भी होता है, मैसेजिंग का मेन काम टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का है, जो ऑपरेटर हैं बेचारे एयरटेल वाले,
लेकिन अगर आप किसी और ऐप के थ्रू कर रहे हो तो एयरटेल को उसका कोई पैसा नहीं बनेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल और सेमी रूरल एरिया में कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो इनकम भी आपको उन एरिया से नहीं मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन की वजह से, काफ़ी कंपटीशन है उसके कारण ब्लीड कर रही है ये वॉइस डाटा के लिए, मतलब मारो मारी पड़ी हुई है, तो वो प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, सेम जो पीछे थे वही लिख दोगे। ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई जिसमें बोला कि हम इतने 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और इंडिया, ये वाली जो पॉलिसी 2018 में आई, 2012 की जो टेलीकॉम पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया इसने। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है इसका, गवर्नमेंट क्या कर रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। इसमें बोला हम 4 मिलियन जॉब बनाएंगे, 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे इंडिया के अंदर में। भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये किया जा रहा है। ऊपर से नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर में कॉमन सर्विस सेंटर, जो आपके सेंटर होते हैं लोकमित्र के अंदर होते हैं जहाँ पे आप पूरा काम करवा सकते हो, उनको एस्टेब्लिश किया गया। कॉमन सर्विस सेंटर को 1 मिलियन इंटरनेट अनेबल्ड कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए। FDI 100% परमिटेड है, FDI 100% परमिटेड है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब अगर आपने फाइबर केबल बिछानी है, नीचे तारें बिछानी है, उसके लिए आपको FDI वगैरह परमिटेड है 100%। ये सिर्फ आपको लिखने, मेंस में प्रीलिम में कोई काम नहीं आने वाले। अब आती हैं सुजेशंस। सुजेशन क्या है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो कि 2018 में आई, जो हमने पीछे देखी। इस पॉलिसी के अंदर में कुछ चीज़ें बोली गई हैं, उन्हीं को आप सुजेशन में लिख सकते हो। इसने बोला एक नेशनल डिजिटल ग्रिड बनाओ। इसका क्या मतलब, एक ग्रिड बनाओ मतलब खुद ही फाइबर बिछा दो पूरे इंडिया में, और उन फाइबर को फिर वेरियस कंपनीज़ को दे दो। ऐसा नहीं एयरटेल वाले अपने फाइबर बिछा रहे हैं, हम वोडाफोन वाले अपने फाइबर बिछा रहे हैं, तो वो तो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा उनको उसको बिछाने का। एक ग्रिड बना दो और उसके अंदर सबको फ़ायदा करवाओ, ठीक है। और एक नेशनल फाइबर अथॉरिटी बना दो, वो देखेगी कि किस किस को कितने कितने आप ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन दे दो, किस कंपनी को, जियो को इतना दे दो, एयरटेल को इतने दो। फिर कॉमन सर्विस डक्ट एंड यूटिलिटी कॉरिडोर बनाओ सभी सिटीज़ के अंदर में। इसका मतलब कि जैसे आप, जब आप राइट टू वे की बात की गई, तो जब आपने तार बिछानी है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, एक कॉमन डक्ट यूटिलिटी कॉरिडोर बनाओ कि उसी कॉरिडोर के अंदर में जब एक चीज़ बिछानी है उसी को उखाड़ो, वहाँ पे बिजली की तारें बिछानी है वो बिछा दो, इंटरनेट की तारें बिछानी है वो, कोई और आपने तारें वगैरह लगानी है वो सब कुछ, मतलब जो जो चीज़ें आप लगा सकते हो वो सब वहीं पर डाल दो। एक कॉमन कॉरिडोर होगा हर चीज़ के लिए, तो एक्स्ट्रा आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म बनाओ सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज़ के बीच में, ताकि वो जैसे जो पैसे ले रहे थे, जो चार्जेस राइट टू वे के लिए ले रहे थे, तो उसमें कुछ स्टेट के अंदर में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, किसी में, मतलब एक जो अनइन्फॉर्म तरीके से बैठा हुआ है उनको यूनिफॉर्म तरीके से हमें बनाना है। तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाओ और एक यूनिफॉर्म तरीके से इनको कम कॉस्ट में ये सारी चीज़ें मिलें, और अप्रूवल के लिए जो बैरियर वगैरह होते हैं आप उसको काफ़ी सिंप्लीफाई करो। फिर बोला रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल देखो, एक किसके बीच में, इंटरनेट प्लेयर और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में। इंटरनेट प्लेयर जैसे व्हाट्सएप भी काम कर रहा है जैसा फ़ोन वाली कंपनियां काम करती हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं दे रहा वो, तो उसके लिए भी कोई रिवेन्यू शेयरिंग का मॉडल बनाओ कि उनको भी पैसे देने पड़े उनको। और नॉन कोर जो फंक्शन होते हैं कंपनीज़ के, जैसे नेटवर्क को मेंटेन करना है, IT ऑपरेशन, कस्टम सर्विस, इनको आउटसोर्स किया जाए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के द्वारा, ताकि इसको और एफिशिएंटली किया जा सके और उनके वो मेन कोर फंक्शन पे फोकस करें। फिर डिसइन्वेस्ट करो टावर एसेट को, डिसइन्वेस्ट करो। अगर जियो ने टावर लगाए हुए तो जियो बोलते कि मैं कि थर्ड कंपनी को ये टावर दे रहा हूँ, या आप चलाओ इसको, आप मैनेज करो, मेंटेन वगैरह करो इसको, मैं आपको इसके लिए पैसे देता रहूँगा। जैसे ATM बैंक के लिए होता है, वेरियस अलग अलग कंपनीज़ के बैंक वगैरह होते हैं। फिर रूरल एरिया में पेनिट्रेट करो, इतनी सारी मार्केट है हमारी, जैसे मोर देन 60% जनता रूरल एरिया में है, तो उस मार्केट को पेनिट्रेट करो। जितनी बड़ी मार्केट होगी उतने पैसे बनेंगे आपको। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ शेयरेबल बेसिस के ऊपर, जैसे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया उसको जियो भी यूज़ कर ले, एयरटेल भी यूज़ कर ले। जैसे जो हम एक ग्रिड बनाने की बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो शेयरेबल बेसिस के ऊपर में वो बनाई जाएगी। तो ये था हमारा टेलीकम्युनिकेशन 5G हमने देखा, और टेलीकॉम सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है वो हमने मेन के लिहाज से देख लिया। अब हम टेलीकॉम के हमारे और भी काफ़ी टॉपिक बचे हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।